आज के इस डीप डाइव में या कहें इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी प्रणाली की बात करने वाले हैं जो अक्सर भारी भरकम लोहे के डेक के नीचे छिपकर अपना काम करती है। बिल्कुल, जिसे मरीन एकोमोडेशन एयर कंडीशनिंग कहते हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन है इसके क्लोज्ड लूप रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरी तरह से डिकोड करना, इसके हर एक चरण को बारीकी से समझना। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि लोग अक्सर एसी को बस कार के क्लाइमेट कंट्रोल जैसी कोई लग्जरी मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, जो रिसर्च और शारीरिक डेटा हमने देखा है उससे साफ पता चलता है कि समुद्री जहाजों पर ये किसी भी तरह से कोई सुख सुविधा नहीं है। ये सचमुच एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मतलब अगर हम कल्पना करें तो ये विशाल मालवाहक जहाज भूमध्य रेखा के आसपास या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में यात्रा कर रहे होते हैं, जहां बाहर का तापमान आराम से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हवा में नमी या जो आर्द्रता है वो 90% तक पहुंच जाती है। इतने कठोर और निर्दयी वातावरण में बिना एयर कंडीशनिंग के रहना लगभग असंभव है। और अगर इंजन रूम में या कहीं और कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो जहाज का जो केबिन ब्लॉक है वो लोहे का ढांचा होने के कारण तुरंत एक भट्टी या ग्रीन हाउस में बदल जाता है। बिल्कुल, और रिसर्च स्पष्ट रूप से बताती है कि ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ता है। क्रू के सोचने समझने, निर्णय लेने की जो गति है वो धीमी हो जाती है, जिससे जहाज के सुरक्षित संचालन पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। तो मतलब ये सिस्टम सिर्फ ठंडी हवा का झुका नहीं दे रहा है। हाँ, ये पूरे केबिन ब्लॉक को एक विशाल रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा रख रहा है, रहने की जगहों से गर्मी खींचकर उसे सिस्टम के जरिए बाहर निकाल रहा है। और इसका मुख्य लक्ष्य केवल तापमान को 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना नहीं है, नमी को भी तो कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल, आर्द्रता को 50 से 60% के बीच नियंत्रित रखना सबसे जटिल काम है। अगर हवा को सिर्फ ठंडा कर दिया जाए लेकिन 90% नमी को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? स्रोतों ने इसे ऐसे माहौल के रूप में वर्णित किया है जैसे किसी बेहद उमस भरे गरम और चिपचिपे सूप में तैरने की कोशिश की जा रही हो। अरे बाप रे, गरम सूप में तैरना, ये तो सोचकर ही भयानक लगता है। समुद्र की नम हवा इंसान को अंदर तक थका सकती है, इसलिए नमी पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तापमान पर। खैर, तो अब इस क्लोज्ड लूप रेफ्रिजरेशन साइकिल को एक यात्रा की तरह देखते हैं। मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट का एक अणु उस जगह प्रवेश कर रहा है जिसे ठंडा करना है, यानी इवेपोरेटर। हाँ, इस चक्र की शुरुआत इवेपोरेटर से होती है, जिसे तकनीकी मैनुअल में हीट स्पंज का नाम दिया गया है। हीट स्पंज एक बेहतरीन उपमा है। ये नाम अपने आप में काफी दिलचस्प है, लेकिन भौतिक रूप से ये कैसा दिखता है और ये गर्मी खींचता कैसे है? अगर भौतिक रूप से देखें तो ये एक बड़ा सा धातु का बॉक्स होता है जिसमें एक पंखा और कई कॉइल लगे होते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से ये वो मुख्य केंद्र है जहां से केबिन की गर्मी बाहर निकालने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है? कॉइल के अंदर कम दबाव या लो प्रेशर वाला बहुत ही ठंडा रेफ्रिजरेंट बह रहा होता है। जब केबिन की गर्म हवा इस कॉइल के ऊपर से गुजरती है तो रेफ्रिजरेंट उस हवा की गर्मी को तेजी से सोख लेता है ना? बिल्कुल, और उस गर्मी के कारण वो उबलने लगता है। कम तापमान पर कोई चीज उबल रही है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि आमतौर पर उबलने का मतलब हम उच्च तापमान से लगाते हैं। यहीं पर थर्मोडायनामिक्स का असली जादू है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट बहुत कम दबाव पर रखा गया है, इसलिए इसका उबलने का बिंदु या कहें बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे आ जाता है। अच्छा, तो गर्मी सोखकर ये तरल रेफ्रिजरेंट भारी मात्रा में वाष्प या गैस में बदल जाता है। सही कहा। पर यहाँ एक सवाल और उठता है, गर्मी तो सोख ली गई, लेकिन उस असहज करने वाली नमी का क्या होता है? हवा से पानी कैसे अलग हो रहा है? इसे समझने के लिए सोडा कैन इफेक्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। सोडा कैन इफेक्ट, वो कैसे? जैसे किसी बेहद गर्म दिन में अगर आप फ्रिज से ठंडी ड्रिंक का कैन निकाल कर बाहर रख दें तो कैन के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। बिल्कुल, हवा की नमी पानी बनकर उस ठंडी सतह पर जम जाती है। इवेपोरेटर के कॉइल पर ठीक यही प्रक्रिया होती है। ओहो, तो गर्म और नम हवा जब इस बर्फीले कॉइल से टकराती है तो हवा की नमी पानी बनकर कॉइल पर कंडेंस हो जाती है। हाँ, संघनित हो जाती है और ये पानी नीचे एक ट्रे में इकट्ठा होकर ड्रेन कर दिया जाता है। इस तरह हवा ठंडी भी हो जाती है और उसकी नमी भी खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया। और इस प्रक्रिया के अंत में कॉइल से बाहर निकलने वाला रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से गैस में बदल चुका होता है, जिसे तकनीकी भाषा में लो प्रेशर सुपर हीटेड वेपर कहते हैं।
ये हमारे साइकिल की पहली अवस्था है। लो प्रेशर सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। तो अब ये गैस अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। हमने पढ़ा है कि कंप्रेसर की ओर जाने वाली इस पाइपलाइन पर कुछ सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं। हाँ, सक्शन फिल्टर ड्रायर और सक्शन एक्यूमुलेटर, जिन्हें सिस्टम का सुरक्षा गार्ड या बाउंसर कहा गया है। ये बाउंसर आखिर किस चीज से सुरक्षा कर रहा है? ये बाउंसर गैस की सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये आगे आने वाली भारी मशीनरी यानी कंप्रेसर की सुरक्षा कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? ये सुनिश्चित करता है कि कंप्रेसर के अंदर कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड न जाने पाए। लेकिन इवेपोरेटर का काम तो रेफ्रिजरेंट को पूरी तरह गैस में बदलना है ना? वो तो है, लेकिन अगर कूलिंग लोड कम हो तो कभी-कभी कुछ तरल हिस्से पूरी तरह वाष्पित नहीं हो पाते, और कंप्रेसर को केवल गैस को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर तरल पदार्थ गलती से कंप्रेसर के पिस्टन में चला जाए तो क्या होगा? जो तकनीकी घटना होगी उसे लिक्विड स्लगिंग कहते हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कंप्रेसर कुछ ही सेकंड में कबाड़ में बदल सकता है। बाप रे! तो ये एक्यूमुलेटर एक सेफ्टी टैंक की तरह काम करता है? एकदम सही। अगर कोई तरल गैस के साथ आ भी जाता है तो वो इस टैंक में गिर जाता है, और सिर्फ सुरक्षित गैस ही आगे बढ़ती है। ये तो वाकई एक बेहद जरूरी सुरक्षा कवच है। इसके बाद गैस सिस्टम के दिल में पहुंचती है, यानी कंप्रेसर। हाँ, कंप्रेसर इस पूरे सिस्टम का दिल है। भारी भरकम जहाजों पर इन मशीनों का आकार बहुत विशाल होता है। और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर 2 कंप्रेसर होते हैं। एक चालू रहता है और दूसरा स्टैंड बाय पर होता है, ताकि एक के फेल होने पर भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलता रहे। तो ये सिस्टम का दिल गैस के साथ असल में कर क्या रहा है? ये पूरे चक्र का सबसे भारी और मेहनत वाला काम करता है। कंप्रेसर उस कम दबाव वाली गैस को खींचता है और उसे एक बेहद छोटी सी जगह में पूरी ताकत से निचोड़ देता है या स्क्वीज करता है। गैस को इस तरह सिकोड़ने से उसके अंदर के अणु एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते होंगे। बिल्कुल। भौतिकी के नियमों के कारण जब आयतन कम होता है तो गैस का दबाव और तापमान दोनों बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। यहाँ से जो गैस बाहर निकलती है वो अत्यधिक गर्म और उच्च दबाव वाली होती है, जिसे हम हाई प्रेशर सुपरहीटेड वेपर कहते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। और चूंकि ये मशीन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है, इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर कटआउट जैसे कई सुरक्षा स्विच भी लगे होते हैं। हाँ, जो किसी भी गड़बड़ी पर सिस्टम को तुरंत रोक देते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब कंप्रेसर इतनी ताकत से गैस को निचोड़ रहा है, उसके भारी पुर्जे इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगातार लुब्रिकेशन की भी तो जरूरत होती होगी। बिल्कुल होती है। क्रैंक केस में तेल भरा होता है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में वो तेल और अत्यधिक गर्म गैस आपस में मिल नहीं जाते? ये एक बहुत ही व्यावहारिक इंजीनियरिंग समस्या है। कंप्रेसर के अंदर का उच्च दबाव और भारी तापमान कुछ लुब्रिकेटिंग तेल को गैस के साथ बाहर निकाल देता है। और अगर ये तेल गैस के साथ सिस्टम में आगे बह जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर ये भारी तेल आगे जाकर हीट एक्सचेंजर्स के पतले पाइपों में पहुंच जाए तो ये उनकी भीतरी सतह पर एक परत बना लेगा। और तेल ऊष्मा का सुचालक नहीं होता। सही कहा। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मतलब ये गर्मी को पाइप से बाहर निकलने से रोकेगा, जिससे पूरे सिस्टम की कूलिंग क्षमता ही बर्बाद हो जाएगी। तो इस तेल को गैस से अलग कैसे करते हैं? इसके लिए कंप्रेसर के ठीक बाद ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है। ये कैसे काम करता है? जैसे ही तेल और गैस का मिश्रण इसमें प्रवेश करता है, भारी तेल की बूंदें गैस से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं और साफ गैस आगे बढ़ जाती है। और वो जमा हुआ तेल ऑयल सेपरेटर के निचले हिस्से में एक फ्लोट वाल्व होता है। जब वहां पर्याप्त तेल जमा हो जाता है तो वाल्व खुलता है और उच्च दबाव उस तेल को वापस कंप्रेसर में धकेल देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट स्वसंचालित मैकेनिज्म है। गैस साफ हो गई और कंप्रेसर को अपना तेल भी वापस मिल गया। बिल्कुल। अब ये उच्च दबाव वाली बेहद गर्म गैस अपने अगले पड़ाव यानी कंडेंसर में पहुंचती है। जमीनी इमारतों में तो हम गर्मी को हवा में फेंकने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल करते हैं, पर जहाज के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। वहां पंखों से काम नहीं चलता। तो ये हीट रिजेक्शन या गर्मी बाहर फेंकने का काम वहां कैसे हो रहा है? जहाजों पर हवा के बजाय सीधे समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सी वाटर कहते हैं। मतलब ये कंडेंसर एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर है। हाँ, समुद्री पानी पंपों के जरिए ट्यूबों के अंदर बहता है और हमारी गर्म गैस उन ट्यूबों के बाहर मौजूद होती है। तो गैस अपनी सारी गर्मी सीधे उस ठंडे समुद्री पानी में स्थानांतरित कर देती है, और वो समुद्री पानी उस गर्मी को लेकर जहाज से बाहर वापस समुद्र में चला जाता है। और ये ऊष्मा खोने के बाद गैस की अवस्था फिर से बदल जाती है। वो गर्म गैस ठंडी होकर वापस तरल रूप में आ जाती है, जिसे तकनीकी मैनुअल हाई प्रेशर सबकूल्ड लिक्विड कहते हैं।
ये तीसरी अवस्था है। यहाँ ये सबकूलिंग शब्द काफी बार आता है। क्या गैस का सिर्फ तरल में बदलना काफी नहीं है? ये सबकूलिंग की क्या आवश्यकता है? सिर्फ तरल में बदलना काफी नहीं है। सबकूलिंग का मतलब है तरल को उसके उबलने के बिंदु से भी नीचे तक ठंडा करना। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्रिटिकल है ताकि जब ये तरल लंबे पाइपों से होकर आगे बढ़े तो रास्ते में दबाव के मामूली बदलाव या इंजन रूम की गर्मी के कारण ये समय से पहले फिर से गैस में ना बदल जाए। अगर ये वाल्व तक पहुंचने से पहले ही पाइप में गैस बन गया तो लिक्विड लाइन ब्लॉक हो जाएगी और साइकिल पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ये समुद्री पानी इतनी अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल, इसीलिए जहाजों पर हमेशा स्टैंड बाय सी वाटर पंप तैयार रहते हैं ताकि कंडेंसर को ठंडा पानी मिलना कभी बंद न हो। चलिए अब इस हाई प्रेशर सबकूल्ड लिक्विड की आगे की यात्रा देखते हैं। लिक्विड लाइन में आगे बढ़ने पर सबसे पहले रिसीवर टैंक और उसके बाद साइड ग्लास आते हैं। स्टोरेज और इंस्पेक्शन के नजरिए से इनका क्या काम है? रिसीवर टैंक एक प्रकार का स्टोरेज बैंक है। ये अतिरिक्त तरल रेफ्रिजरेंट को जमा करके रखता है। कूलिंग लोड तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता होगा ना? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए जहाज पर क्रू की शिफ्ट बदल रही है, कई लोग एक साथ इंजन रूम से अपने कैबिन में वापस आते हैं तो केबिन का तापमान तेजी से बढ़ेगा। हाँ, और सिस्टम को अचानक ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। ये रिसीवर टैंक उसी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए तुरंत एक्स्ट्रा लिक्विड दे देता है। और वो जो पाइपलाइन में साइड ग्लास लगा होता है वो एक तरह की पारदर्शी खिड़की है ना? हाँ, जिससे जहाज के इंजीनियर अंदर बहते हुए लिक्विड की स्थिति देख सकते हैं। इंजीनियर इसमें बुलबुले खोजते हैं। अगर कांच के अंदर बुलबुले दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये खतरे का संकेत है। इसका मतलब है कि या तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक हो गया है या फिर कंडेंसर में सबकूलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मैंने पढ़ा है कि साइड ग्लास के अंदर एक छोटा सा नमी सूचक या मॉइस्चर इंडिकेटर भी होता है। वो बहुत क्रिटिकल चीज है। सिस्टम के अंदर नमी होने से क्या नुकसान हो सकता है? अगर इस सिस्टम के अंदर बाहर से थोड़ी सी भी नमी चली गई तो वो उच्च तापमान पर रेफ्रिजरेंट और तेल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकती है। और इस प्रतिक्रिया से सिस्टम के अंदर एसिड बन सकता है। हाँ, और वो एसिड मशीन के अंदरूनी हिस्सों, विशेष रूप से कंप्रेसर की मोटर वाइंडिंग को अंदर ही अंदर खा जाएगा और सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। मशीन के अंदर एसिड का बनना यकीनन एक बड़े दुस्वप्न जैसा है। अब हम इस चक्र के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व या TXV, जिसे सिस्टम का गेटकीपर भी कहा जाता है। ये वाल्व उच्च दबाव वाले हिस्से को कम दबाव वाले हिस्से से अलग करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये वाल्व इवेपोरेटर से निकलने वाले पाइप के तापमान को लगातार महसूस करता रहता है। उस तापमान के आधार पर ये खुद तय करता है कि इवेपोरेटर को कितने रेफ्रिजरेंट की जरूरत है। अगर केबिन में ज्यादा गर्मी है तो ये वाल्व थोड़ा और खुल जाता है ताकि ज्यादा रेफ्रिजरेंट अंदर जा सके। सही कहा। और यहाँ का भौतिक विज्ञान बहुत रोचक है। हाँ, जब वो उच्च दबाव वाला तरल इस वाल्व के एक बेहद बारीक छेद से जबरदस्ती गुजरता है तो दबाव में अचानक से भारी गिरावट आती है। और थर्मोडायनामिक्स के कारण दबाव गिरने से तापमान भी एकदम से नीचे आ जाता है। तो ये तरल अब किस अवस्था में आ जाता है? भारी दबाव की गिरावट के कारण ये तुरंत एक बहुत ही ठंडे मिश्रण में बदल जाता है। इस चौथी और आखिरी अवस्था को लो प्रेशर फ्लैश मिक्सचर कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बहुत ठंडा तरल होता है और थोड़ी सी फ्लैश गैस होती है। बिल्कुल, और ये बर्फीला ठंडा मिश्रण वापस उसी इवेपोरेटर या हीट स्पंज में छिड़क दिया जाता है। और यहीं से ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। गर्मी सोखना, उसे दबाना, कंडेंसर के जरिए गर्मी को समुद्र में धकेलना और वाल्व के जरिए फिर से ठंडा करना। ये क्लोज्ड लूप रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसे ही बिना रुके चलता रहता है। तो जो लोग हमारे साथ इस पूरी यात्रा में बने हुए हैं उनके लिए इन 4 अहम अवस्थाओं का एक त्वरित रैपिड फायर रिकैप कर लेते ताकि जानकारी पक्की हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले इवेपोरेटर से निकलने के बाद गैस होती है लो प्रेशर सुपरहीटेड वेपर। फिर कंप्रेसर के भारी दबाव के बाद ये बन जाती है हाई प्रेशर सुपरहीटेड वेपर। इसके बाद कंडेंसर से गर्मी को समुद्र में धकेलने के बाद अवस्था आती है हाई प्रेशर सब कूल्ड लिक्विड। और अंत में एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद लो प्रेशर फ्लैश मिक्सचर बनकर ये वापस चक्र में लौट जाता है। ये एकदम सटीक सारांश है। ये चक्र दिन रात हफ्ते के 7 दिन चलता है। और जो भी इस तकनीक को समझ लेता है वो केवल एक मशीन ठीक करने वाला नहीं रहता, वो सचमुच समुद्र के बीचों बीच उस पूरे क्रू की सुरक्षा और भलाई का असली रक्षक बन जाता है। इस प्रणाली के बिना किसी भी आधुनिक जहाज का संचालन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। वो क्या?
आज जिन भी प्रणालियों की बात हुई वे पारंपरिक रासायनिक रेफ्रिजरेंट पर आधारित हैं, लेकिन भविष्य में शून्य उत्सर्जन या जीरो एमिशन के कड़े नियमों के कारण समुद्री उद्योग को इन रसायनों की जगह कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि हालांकि ये चक्र इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन इन नई गैसों के इस्तेमाल से सिस्टम के दबाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह बदल जाएंगे। ये भविष्य के मरीन इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही रोमांचक चुनौती है, जिस पर स्वतंत्र रूप से काफी शोध किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये नई गैसें इन पुरानी प्रणालियों को कैसे नया रूप देंगी। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन तकनीकी मैनुअल्स का अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। एकदम सही। सुरक्षित रहें और इसी तरह नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहें।